मैं विराजमान सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मैं हास्य लिखता हूँ। हास्य के लिए मेरे गुरु ओशो कहते हैं कि हास्य तो प्रार्थना है। आप जब किसी को हंसा रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि प्रभु की प्रार्थना कर रहे होते हैं। और ओशो कहते हैं कि जिससे हंसना आता है उसके आंसू भी मुस्कुराते हैं। क्या बात है। कुछ हास्य की कविताएं सुना रहा हूँ। उससे पहले चूंकि सबने चुटकुले सुनाए थे तो एक चुटकुला मुझे बहुत प्रिय है। कभी मंच पे कभी कभी मुंबई के परिचय में सुना दिया करता हूँ। मुंबई का परिचय देते हुए तो आज उसको इस तरह से सुने कि हमारे महेश दुबे हमारे बहुत मेरे प्रिय मित्र ये बॉम्बे में बसने के लिए आए और एक दलाल से कहा भैया मेरे एक अच्छा सा कमरा दिलवा दो। दलाल को 20 दिन भटकने के बाद वो कमरा ढूंढ के आया और कहा कि चलिए आपके लिए कमरा देख लिया है। तो इन्होंने कहा कि मैं तो प्रोग्राम में जा रहा हूँ, आप मेरी पत्नी को लेके जाइए, वो कमरा फाइनल कर लेंगी। इत्तेफाक से इनकी पत्नी समझदार है, मुंबई की मजबूरी समझती है। उन्होंने वो कमरा देखा और कहा भैया देखिए एक छोटा सा कमरा है, न वेंटिलेशन है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। ये कमरा मुझे तो, मैं मजबूरी समझती हूँ मुंबई की, ये कमरा मुझे तो पसंद है लेकिन ये कमरा मेरे कभी पति को पसंद नहीं आएगा। तो दलाल कहता है मैडम ये कमरा ले लीजिए, ऐसे पति तो हजारों मिल जाएंगे, ये कमरा हाथ से मुंबई का एक परिचय में दिया करता हूँ। दो छोटी छोटी कविताएं सुना रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद में एक छोटी सी कविता मुझे बहुत प्रिय है, जहां भी गया हूँ सम्मान मिला है। बहुत छोटी सी, चुनाव और तनाव। क्या बात है। पिछले काफी साल से 10-12 साल से चुनाव अपने आप में एक महाभारत हो चुका है। जी जी। और जान को भी खतरा ही है अक्सर। लेकिन मेरे गुरु कहते हैं कि ट्रेजेडी को भी कॉमेडी में कहो। छोटा सा टुकड़ा बना है कि पति बनवाने गया हजामत, तो पत्नी ने दी हिदायत कि चुनाव निकट है, माहौल में कड़वाहट है, हर आदमी नफरत से भरा है, ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। हर आदमी नफरत से भरा है, ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या नाई किस पार्टी का है पहले पता करना। या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या नाई किस पार्टी का है पहले पता करना। चुनाव के दिनों में बहुत मुश्किल है जान बचाना, अगर बच जाओ तो आधा किलो दही लेते आना। एक हास्य का छोटा सा टुकड़ा है कि भिखारी ने मांगी भीख तो मैंने दी सीख कि हट्टे कट्टे लगते हो, मेहनत क्यों नहीं करते हो। उसने कहना मान लिया और भीख मांगना छोड़ दिया, फिर मिला वो रात में। भीख मांगना छोड़ दिया, फिर मिला वो रात में, कटोरे की जगह चाकू था हाथ में। फिर मिला वो रात में, कटोरे की जगह चाकू था हाथ में। उसने मांगा पर्स, उसने मांगा पर्स, मैंने दिया सहर्ष। वो बैंक से बोला सर ये है आज की कल्चर। कटोरे ने मांगा तो 1 रुपया नहीं निकाला, और चाकू ने मांगा तो पूरा पर्स दे डाला। 1 रुपया नहीं। और जिस कविता के लिए रास बोल रहे हैं वो काफी लंबी है, एक आध अंतरा कभी कभी सुनाया करता हूँ। एक तो संस्कार पीड़ित लोगों के ऊपर एक अंतरा, संस्कार पीड़ित। आपने अक्सर देखा बचपन में बच्चों को सिखा दिया जाता है कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत कहो कि ये तो आपका प्रेम है वरना मैं इस लायक हूं नहीं। तो क्या होगा, एक बाप था, उसको स्कूल में बुलाया, बच्चा भी साथ में था, तो वहां उस लेडी टीचर ने उसके बाप की तारीफ कर दी। अब उसके बाप को बोलना था कि मैडम ये तो आपका स्नेह है वरना मैं इस लायक हूं नहीं। बाप बोला नहीं तो बेटा बोला कि मैडम ये तो आपका स्नेह है वरना मेरा बाप इस लायक है। अच्छा। संस्कार पीड़ित लोगों के लिए एक छोटा सा बंद सुनिए कि मंच संचालक आधे घंटे तक चीफ गेस्ट की तारीफ करता रहा। चीफ गेस्ट अपनी तारीफ सुनता रहा और फिर कहा कि ये तो आपका स्नेह है वरना मैं इस लायक हूं नहीं। तो चीफ गेस्ट का विरोधी बोला इस लायक हूं नहीं, तो वो आधे घंटे से तारीफ किए जा रहा था, उसको रोका क्यों नहीं। वो आधे घंटे से तारीफ किए जा रहा था, उसको रोका क्यों नहीं। और ये आत्मज्ञान के धागे
फोटो खिंचाने से पहले क्यों नहीं जागे? अपने परिचय में क्या बोलना है पहले खुद लिखवाया, अब विनम्रता की मूर्ति बनते हो, हम क्या समझते नहीं है? एक और बंद मुझे बहुत प्रिय इसी का, बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतने खतरनाक होते हैं। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि पिताजी मैं घर में कैसे आया? तो बाप ने कहा बेटा ऐसा है कि मैं नदी किनारे घूमने के लिए गया था, वहां तो मुझे पड़े हुए मिल गए, मैं तुम्हें उठाकर घर ले आया। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर आप कैसे आए? तो उसके बाद में कहा कि मेरे पिताजी तीर्थ करने के लिए गए थे, यहाँ में उनको पड़ा हुआ मिल गया, वो मुझे उठाकर घर ले आए। बच्चे ने फौरन जाकर अपनी डायरी में लिखा, हमारे खानदान में किसी को बच्चे पैदा करने नहीं आते, कहीं से भी उठाकर ले आते। तो बच्चों की ये एक तो हो, अच्छा तो होमवर्क की पीड़ा और टीवी युग का बच्चा। बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है? बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला, आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला, अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन ठाकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? अरे मेरी कविता जो मेरी प्रेमी का दिल और भाई का आधे तीतर आधे बैठ, वो भी याद करना पड़ेगा। अच्छे अब मैं एक, क्योंकि समय कम है तो मेरे बाद में सुभाष को भी सुनाना है, एक कविता जो मेरी सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने लगी, मेरी सबसे सिग्नेचर पोएट्री बन गई थी, वो कविता थी क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। वो बहुत पसंद और सुरेंद्र शर्मा जी को बहुत पसंद थी, जगह जगह सुनाते थे, और वो कविता आज छत्तीसगढ़ में 11वीं क्लास में कोर्स में पढ़ाई जाती है। ये अलग बात है कि मैं खुद 10वीं पास हूँ। शुद्ध हास्य की कविता है, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। घर में पाते ही एकांत मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत, हमारे पूर्वज बंदर थे, और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। वे आए और चिल्लाए, ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है, सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादों का नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करना तो रहा दूर, उल्टे बता रहा उनको लंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया, मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान को मुसीबत कर गए। बंदर को पूर्वज मानू तो घर में पिटाई, और न मानू तो स्कूल में धुलाई। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोले तुम्हारे होंगे। बहुत बढ़िया है। पहला ही उत्तर तुम्हारे होंगे। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। मैंने एक सिनेमा के दर्शक से पूछा, हमारे देश में कैसा सिनेमा बनता है आपको बताइए। मैंने एक सिनेमा के दर्शक से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? वो बोला था क्या, आज भी है। विश्वास न हो तो इस फिल्म में हीरो को देख लो, बंदर से 2 कदम आगे है, सिर्फ कपड़ों का अंतर है। अगर कपड़े निकाल दो तो पूरा बंदर है, अगर कपड़े निकाल दो तो पूरा बंदर है। और साहब आज से करीब 45 साल पहले आप कल्पना कीजिए, उस जमाने में बाजारवाद पे जो मैंने लिखा था आज भी लागू होता है। बाजारवाद पे एक छोटा सा लाइन देखिए कि दादाजी एक दिन सायंकालीन आम के एक भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। बड़ा महंगा मिलता है। पिछले सीजन में मेरे साथ भी वही हुआ था। मैंने जब आम की पहली पेटी देखी और उसका भाव पूछा तो उसने कहा 1800 रुपए की। तो मैंने कहा भैया जैसे रेडियो टीवी फ्रिज आसान किस्तों में देते वैसे दोगे?
दादाजी एक दिन सायंकालीन आम के एक भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। किसी पेड़ पर चढ़ता, जी भर के आम चूसता, न बाजार जाता न भाव पूछता। अगर बंदर होता तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। अर्थात एक सटार की हाइट देखिए कि मैंने एक मदारी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? व्यंग देखिएगा। मैंने एक मदारी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? वो बोला, देख भैये, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहां आदमी कहां बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जग बीती नहीं आप बीती सुना रहा हूं, अपने घर की बात बता रहा हूं। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। बहुत अच्छा है। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, एमए पास कराया। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। देख भैये, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। और अंतिम बंद, अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से। मैंने उनको बहुत पढ़ा, जिसने भी पढ़ा वो जानता होगा कि संत के तर्क का कोई जवाब न था। अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोले, प्रश्न सामयिक है, मजेदार है, लेकिन एक बार बंदर से भी पूछ कर देख लो कि क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है। एक बार बंदर से भी पूछ के देख लो, क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है? वो इनकार कर देगा, वो शर्म के मारे डूब मरेगा। या कोई आदमी जैसा चालाक बंदर रहा तो अदालत में मानहानि का दावा कर देगा कि हुजूर, हम बंदरों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इस भ्रष्ट और हिंसक मनुष्य को हमारा वंशज बताया, भ्रष्ट और हिंसक मनुष्य को हमारा वंशज बताया जा रहा है। मनुष्य होना एक दुर्लभ घटना है। मनुष्य अभी मनुष्य नहीं बना है। हर एक की बात ने मन को छुआ। उत्तर तो नहीं मिला, पर एक प्रश्न और खड़ा हुआ। अब मैं ये नहीं पूछता कि क्या आदमी पहले बंदर था, वो प्रश्न खड़ा है वहीं का वहीं। आजकल मैं पूछता हूँ, आदमी भी आदमी है क्या?